Hello friends, good morning. I'm Pritam Singh. I welcome all of you on the platform of online study गुरुज आश्रम। एक बार इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है, पुनः अभिनंदन है मेरी तरफ से। आज हम इस वीडियो में पैसिव वॉइस के टॉपिक पर चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में आपने और हमने मिलकर इस पढ़ने और पढ़ाने के सिलसिले में हमने टेंस के ऊपर बहुत अच्छी से डीपली स्टडी किया, जिसमें आशा करता हूं कि आपको इन वीडियो से टेंस बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, है ना। तो आपको टेंस समझ में आ गए हैं, मैंने आपको टेंस क्लियरली समझा दिए हैं। इसके जो पीडीएफ जो है कंटेंट आपको इसी एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट जो पॉइंट रहेगा हमारा पैसिव वॉइस। लेकिन पैसिव वॉइस स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करना चाहूँगा। जैसे कि आपको पता है कि आपने मेरे जो वीडियो देखे हैं या एप्लीकेशन पे जो मेरा जो कंटेंट देखा है, उसमें मेरा जो प्राइस है, जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो 1500 के आसपास है। तो वैसे मेरा फ़ीस स्ट्रक्चर ऑफलाइन रहता है 3000, ठीक है। तो पर स्टूडेंट जो हैं वो 3000 रहता है, और कहीं ऐसी जगह जो अच्छा प्लेटफॉर्म होता है तो वहाँ 4000 भी रहता है। तो मिनिमम अपन 3000 मान के चलते हैं। तो ऑफलाइन की बात करें अपन तो वहाँ 3000 रुपये रहता है। अभी ऑनलाइन की बात करें अपन, ये पेन जो है थक गया है बेचारा, तो इसको रेस्ट दे देते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए। और ऑनलाइन की बात करें तो वहाँ मैंने अपना फीस स्ट्रक्चर रखा है 1500 रुपये, यानी कि इसका 50%, यानी कि इसका अगर माने तो 50% ऑफ, यानी कि 50% डिस्काउंट पे मैंने ऑनलाइन रखा है। लेकिन मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि मेरा ये जो कोर्स है वो अभी कॉस्टली है। कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो 1500 रुपये में ख़रीदने में वो अनेबल हैं। तो मैं आपके सामने एक बहुत ही अच्छी डील रखने वाला हूँ, बहुत ही अच्छा जो है वो आपके लिए डील है, एक समझौता है, वो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो जिस पे बात करने जा रहा हूँ उससे पहले अपन कुछ स्ट्रक्चर के बारे में बात करें कि वास्तव में जो है आपको पे कितना करना पड़ता है। ऑफलाइन में अगर बात करें तो 3000 आप पे करते हो पर सब्जेक्ट। कितने करते हो आप? पर सब्जेक्ट करते हो। पर सब्जेक्ट की ही बात करेंगे अपन। लेकिन अगर 3 सब्जेक्ट की बात करें, 3 सब्जेक्ट यानी साइंस, मैथ्स एंड इंग्लिश, अगर 3 सब्जेक्ट की बात करें 3000 के हिसाब से 9000 हो जाते हैं। ये तो मैंने क्या है मिनिमम रेट बताइए, क्या बताइए? मिनिमम। ओके, ये मिनिमम रेट बताइए। लेकिन अगर बात करें अपन तो रेट चलती है मार्केट में 3000 टू 6000 पर सब्जेक्ट। ओके, पर सब्जेक्ट चलती है। तो अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, इसको 3 से मल्टीप्लाई करें मैक्सिमम को, ठीक है। कहीं इंस्टीट्यूट पे 4000 लेते हैं, कहीं 5000 लेते हैं। तो इस तरह से अगर 6000 पर सब्जेक्ट लें तो क्या हो जाएगा? 18000, ठीक है। अगर 5000 से करें 15000, अगर 4000 से करें 3 सब्जेक्ट के लिए 12000। तो कुछ ये फीस स्ट्रक्चर रहते हैं ऑफलाइन के। या तो आपको 9000 पे करने पड़ते हैं, ठीक है, जो मार्केट में न्यूली सेटअप हुआ है, जो अपनी मार्केट प्राइस कम रखता है वहाँ पे 9000, ठीक है। हालांकि मेरे काफ़ी टाइम से, लॉन्ग टाइम से 3000 ही हैं। लेकिन अगर इंस्टीट्यूट की बात करें तो इंस्टीट्यूट जो है वो कम से कम आपसे 18000 लेगा। अगर आपकी जान पहचान है तो 15000 12000 आप करवा सकते हो, ठीक है। या फिर 9000 तक करवा सकते हो। 9000 से नीचे कोई कोर्स आपको देगा भी नहीं 3 सब्जेक्ट के लिए। ये तो ये 3 सब्जेक्ट की बात करते हैं अपन एक सब्जेक्ट की, ठीक है। अब ऑनलाइन में क्या मामला चल रहा है? ऑनलाइन में आपको 1200 में भी मिल जाएगा। ये सब्जेक्ट जो है ये 9000 का है मामला, वो 1200 में मिल जाएगा, ठीक है। 1200 में 3 सब्जेक्ट मिलेंगे आपको, साइंस, मैथ्स एंड इंग्लिश, ठीक है। ये 3 सब्जेक्ट 1200 में मिलेंगे। लेकिन अगर आपको एक ही सब्जेक्ट पढ़ना हो तो वहाँ पे आप बाउंडेड हो, आप एक सब्जेक्ट पढ़ो या 2 पढ़ो, आपको ये किट खरीदना ही पड़ेगा। 1200 का भी है, कहीं पर 2000 का भी है, ठीक है। साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, तो 1200 से लेके 2000 रुपये तक के किट हैं। मिनिमम 2000 है ना। तो ऑफलाइन में 3000 है, जहाँ ऑनलाइन में क्या है 2000 या 1500 या 1200, है ना। ये रेटें चल रही है।
तो मैंने 1500 एक सब्जेक्ट की रखी, तो इस हिसाब से 1200 2000 के हिसाब से तो एक सब्जेक्ट की तो ये मुझे ज़्यादा कॉस्टली लगी। जब मुझे कॉस्टली लगी तो आपको डेफिनेटली कॉस्टली लगेगी। तो मैंने ये सोचा है कि क्यों ना इसमें भी डिस्काउंट कर दिया जाए, 3000 से 1500 में आ गया है ना। हालांकि 1500 से पहले मेरी 2000 थी, ऑनलाइन जो क्लासें थी वो 2000 थी, उसमें कुछ एप्लीकेशन मैंने जो है सेल आउट भी की, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि मुझे ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की आवश्यकता नहीं है। मुझे अभी उन लोगों के साथ में चलना है जिनको नीड है। तो 1500 में भी जो लोग अनेबल हैं, तो मैंने उन लोगों के बारे में सोचा है, हमारी टीम ने सोचा है, गुरुज आश्रम की टीम ने। तो हमने डिस्कस किया कि क्यों ना हम पर सब्जेक्ट 1500 न लेकर मैं इंग्लिश का कोर्स, यानी कि गुरुज आश्रम की जो टीम है वो इंग्लिश का कोर्स आपके लिए लेके आई है 399। ओके 399 बहुत बड़ा धमाका है, सबसे बड़ा धमाका है। अगर आप मार्केट में कहीं भी एक सब्जेक्ट के लिए जाओगे तो एक सब्जेक्ट के लिए कम से कम आपको 500 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। 500 रुपये जो आपको पे करने पड़ेंगे, या 400 पे करने पड़ेंगे, ओके, या 300 पे करने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन ये क्या है, पर मंथ है। अगर आप ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं पर भी स्टडी करने जाते हो, पर सब्जेक्ट की अगर जाते हो कि नहीं साहब मुझे तो इंग्लिश ही पढ़ना है, मैं मैथ्स और जो है साइंस का वो मैं घर पे देख लूँगा, ठीक है, मेरे जो स्कूल में जो टीचर्स हैं वो मेरी हेल्प कर देते हैं, तो मुझे आवश्यकता नहीं है, लेकिन इंग्लिश में मुझे नीड है, तो या तो आप 500 दोगे या 400 दोगे, या फिर जान पहचान है तो 300 आपको पर मंथ देना पड़ेगा। और पर मंथ के हिसाब से अगर इंटू 8 मंथ करें, 8 मंथ की आप स्टडी करते हो कहीं पर भी जाके, 8 मंथ की स्टडी करते हो कहीं पर भी जाके, तो हिसाब लगा लीजिए साहब क्या हो सकता है। ठीक है, ये हिसाब रहेगा। अब एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए या तो आप 500 के हिसाब से 8 मंथ दोगे तो 4000 देने पड़ेंगे, या फिर 400 के हिसाब से 8 मंथ दोगे तो 3200 रुपये देने पड़ेंगे, या 300 8 मंथ के हिसाब से दोगे तो आपको 2400 रुपये देने पड़ेंगे। लेकिन मैं आपको पर मंथ का नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको फुली कंप्लीट कोर्स जो हैं 8 मंथ उसका 399 हुआ ना बड़ा धमाका। मैं 399 पर मंथ की नहीं मांग रहा हूँ, पर मंथ का जो है मैं यहाँ पे डील नहीं कर रहा हूँ कि मुझे पर मंथ जो है 399 चाहिए, है ना। 399 पर मंथ मैं ऑफलाइन में ले सकता हूँ, लेकिन ऑनलाइन में मैं आपके लिए लेके आया हूँ 8 मंथ के लिए। जहाँ तक आपका जो एग्ज़ाम जो डेट है, जिस दिन आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा उस दिन हमारी डील ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, समाप्त हो जाएगी, और गुरुज आश्रम के जो कंटेंट आपके जो मोबाइल में हैं वहाँ से हट जाएंगे। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, एग्ज़ाम की डेट के बाद ये कंटेंट जो है आपके मोबाइल से हटेंगे, उससे पहले नहीं हटेंगे, उससे पहले आपके मोबाइल में सेव रहेंगे। आप भले उसको 10 बार देख सकते हो, ऑफलाइन में जाते हो तो फिर आप कंटेंट को एक ही बार समझ सकते हो, या फिर आप ज़्यादा फोर्स करते हो तो 2 बार 3 बार, है ना। लेकिन 2 बार 3 बार में उतना ज़्यादा डिटेल्स में नहीं समझाया जाएगा जो फर्स्ट टाइम समझाया जाता है। लेकिन ये जो कोर्स ऑनलाइन कोर्स हैं वो आप घर बैठे बैठे आप अपने मोबाइल को, अपने घर को, अपनी कोचिंग बनाइए, बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही कम रीजनेबल रेट में, यानी कि 399 यानी 399 में आपको पूरा कोर्स मिल रहा है। और मैं दावा करता हूं कि 399 में एक सब्जेक्ट, सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट आपको कोई भी जो प्लेटफॉर्म आपको नहीं देगा, अगर आप एक सब्जेक्ट पढ़ना चाहो। ये मैं बात कर रहा हूँ इंग्लिश की। तो हमारी जो टीम है वो इंग्लिश पे जो मैंने डिस्कस किया है मैंने अपनी टीम के साथ, तो यहाँ पर डिस्कस हो गया है, ठीक है ना, फाइनली डिस्कस हुआ है। तो मैं आपके सामने ये जो है डील रख रहा हूँ। लेकिन दूसरे सब्जेक्ट जो है मैथ्स और साइंस के लिए, उसके लिए भी जो है डिस्कस चल रहा है। तो आशा करता हूँ कि ऐसा ही कुछ रेट या ऐसी ही कुछ डील जो है दूसरे सब्जेक्ट के लिए भी आपके लिए हो, दूसरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपके लिए हो, ताकि आपका कोर्स जो है वो लगभग 1000-1200 के आसपास आ जाए, है ना। 1000-1200 के आसपास आ जाए, 1000 या 1200 के आसपास आप तीनों सब्जेक्ट जो हैं वो आप एक
क्राइटेरिया के अंदर 8 महीने के अंदर या अपने एग्जाम डेट तक आप आराम से पढ़ सकते हो। यानी कि एक सब्जेक्ट अगर आप 400 रुपये देने जाओ मार्केट में, तो मार्केट में आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो ये 400 रुपये हम जो हैं गुरुज आश्रम की जो टीम है वो आपको 400 रुपये में इंग्लिश का कोर्स अवेलेबल करवा रही है। तो आप जल्दी से जल्दी इस कोर्स को परचेज कीजिए, क्योंकि ये कोर्स का जो डील है वो लिमिटेड टाइम के लिए है, लिमिटेड ऑफर है, ठीक है। तो कुछ टाइम होने के बाद हो सकता है मे बी ये जो डील है वो समाप्त हो जाए, ये डील ख़त्म हो जाए। तो कहीं ऐसा ना हो इस डील से आप वंचित हो जाओ, चूक जाओ और फिर ये डील बदल कर कहाँ आ जाए, वापस 1500 या 3000 पे आ जाए। तो 1500 3000 पे आने से पहले पहले आप 400 रुपये में कंटेंट, इसमें जो कंटेंट है बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे आपकी 10th क्लास लूँगा, 9th एंड 10th क्लास के जो बारे में मैंने ये डील बताई है। 9th और 10th क्लास का जो है ये जो है स्ट्रक्चर वो रहेगा आपका 399 में, यानी कि 399 कंप्लीट कोर्स के लिए। तो मुझे नहीं लगता है कि इससे कम जो है डील कहीं आपको मिलेगी। तो जल्दी से जल्दी कीजिए, इस डील का जो है पूरा फ़ायदा उठाइए। और मैं यही चाहता हूँ कि आप जो हैं आपको पूरे के पूरे कंटेंट जो हैं वो रिजनेबल से भी रिजनेबल रेट में, कम रेट में, यानी कि जो 3000 का जो मामला है वो 400 में आ रहा है ना, तो वो 90% कम कर दिया है मैंने, 90% कम कर दिया है, डिस्काउंट दे दिया है आपको। तो आपको 10% पे ही आपको जो है पढ़ाया जा रहा है। ये 399, दोबारा सुन लीजिए, 399 पर मंथ का नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि 300 रुपये पर मंथ है तो 8 मंथ के हिसाब से मुझे 2400 रुपये आपको इस एप्लीकेशन को पे करने हैं। 2400 पे नहीं करने हैं, 2400 पे नहीं करने हैं, बिल्कुल भी नहीं करने हैं। जी हाँ, आपको सिर्फ और सिर्फ 399 पे करने हैं, सिर्फ और सिर्फ 399 रुपये 8 महीने का एक पूरा कोर्स का किट है इंग्लिश का, चाहे 9th का लो चाहे 10th का लो, जो आपकी क्लास है उसके अकॉर्डिंग। तो पर क्लास का सब्जेक्ट, इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पे आपको 399 में आपको पूरा का पूरा किट जो है वो आपको अवेलेबल करवाया जा रहा है। तो आप जल्दी से जल्दी इस किट को ख़रीद लीजिए और अपनी स्टडी को निरंतर जो है चालू रखिए। और इसमें यहाँ से आपको सारे कंटेंट मिलेंगे जो आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं। इसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे 150 से 300 के बीच में, ठीक है। जो भी कंटेंट हैं वो सारे के सारे बुक्स का कंटेंट रहेगा, ग्रामर का कंटेंट रहेगा और राइटिंग स्किल का रहेगा कंटेंट, यानी कि जो भी आपके टॉपिक है वो रहेगा रिकॉर्डेड वीडियो में। और इसके बीच में लाइव जो है लाइव वीडियो भी आपके कंटेंट में शामिल होंगे। और इसके अलावा जो है वो आपका जो PDF जो कंटेंट हैं, जो मटेरियल हैं, है ना, जो हार्ड कॉपी हैं, वो आपको नोट्स जो हैं अवेलेबल करवाए जाएंगे। और क्वेश्चन आंसर की जो क्विज हैं और टेस्ट सीरीज हैं वो आपको सारे के सारे कंटेंट आपको मिल रहे हैं सिर्फ और 399 में, है ना। इससे कम रेट में कोई भी कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा। एक सब्जेक्ट कोई नहीं देगा आपको, तीनों सब्जेक्ट आपको ज़रूर, जी हाँ, तीनों सब्जेक्ट आपको 1200 में मिल जाएंगे। 1200 से लेके 1500 तक आपको मिल जाएंगे 3 सब्जेक्ट या 3+ मिल जाएंगे आपको, जिसमें आपको साइंस मिलेगा, मैथ्स मिलेगा, इंग्लिश मिलेगा, है ना। या फिर आप अलग से और कुछ सब्जेक्ट और पढ़ना चाहो तो वो मिलेगा। लेकिन अमूमन जो है कोचिंग की जाती है साइंस, मैथ्स और इंग्लिश की जाती है। वो जो है 3 सब्जेक्ट या प्लस का जो कोर्स है वो 1200 से 1500 तक का मिलता है। लेकिन अगर अपन को सिर्फ इंग्लिश पढ़नी है या सिर्फ मैथ्स पढ़नी है तो गुरुज आश्रम पे आप पर सब्जेक्ट जो है किट इस तरह से ले सकते हो। तो मैं अभी इंग्लिश का ऑफ़र लेके आया हूँ, तो आशा करूँगा कि मैं आपका ऑफ़र जो है मैथ्स और साइंस में भी लेके आऊँ। लेकिन अभी इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश का कोर्स आपको सिर्फ 399 में मिल रहा है। जल्दी कीजिए। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, पैसिव वॉइस की तरफ। तो मैं इसको जो है इरेज करके अपना जो मेन टॉपिक है वहाँ पे लेके चलता हूँ। तो चलिए अपन चलते हैं आगे की टॉपिक की तरफ। आपको समझ में आ गया होगा कि बहुत ही कम रीजनेबल रेट में है, तो जल्दी से जल्दी इस जो है इस कोर्स को ख़रीद लीजिए। ओके, तो जी हाँ दोस्तों, आज हमारा टॉपिक रहेगा, न्यू टॉपिक रहेगा पैसिव वॉइस। पिछले वीडियो तक हमने क्या कर लिया था, टेंस कंप्लीट कर लिया था, जिसमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर और विद एक्सरसाइज और उसकी एडवर्ब, हेल्पिंग और मेन वर्ब को अच्छे से सारे के सारे कंसेप्ट जो हैं हमने क्लियर कर लिए थे। तो आशा करता हूं कि आपको टेंस बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। और अगर फिर भी अगर उसमें आपको समझने में कुछ प्रॉब्लम है तो आप उन वीडियो को एक बार दोबारा फोकस के साथ उन वीडियो को देखिए। वीडियो में जो कंटेंट हैं, जो कंसेप्ट हैं, मैंने सारे के सारे जो हैं कंसेप्ट वो मैंने क्लियर करवाने की कोशिश की है और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है, आप लोगों का प्यार मिला है। आशा करता हूं कि आगे भी आपका प्यार मिलता रहे और हमारा आशीर्वाद आपके साथ रहे। और
हम और आप मिलकर इस गुरुज एप्लीकेशन को एक बहुत ही एक अच्छे आयाम, अच्छे लेवल पर लेके चलें, तो इसमें आपका और हमारा साथ होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अपन बात करते हैं पैसिव वॉइस की। तो पैसिव वॉइस जो है वो टेंस के अकॉर्डिंग टॉपिक हैं। पैसिव वॉइस देखा जाए तो कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, ठीक है ना। इसमें बात करने का जो सेंस है, तरीका है, वो बदला जाता है, ठीक है। बात करते हैं वॉइस की। वॉइस का मतलब होता है वाच्य। वाच्य का मतलब होता है कि हमारे जो बात करने का सेंस, तरीका है ना, कि भाई तरीका क्या है, हम किस सेंस में बात कर रहे हैं, हम सब्जेक्ट पे जोर दे रहे हैं या ऑब्जेक्ट पे जोर दे रहे हैं। तो देखो, वॉइस को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो है एक्टिव वॉइस, सेकंड है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस, ओके। हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा एक्टिव वॉइस के अंदर, उसको बदलना है आपको पैसिव वॉइस में। समझ में आया? यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हुआ? वॉइस को जो है 2 भागों में बांटा गया है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वॉइस, ठीक है। एक्टिव वॉइस फर्स्ट, सेकंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को बोलते हैं कृतवाच्य। हिंदी में अगर बात करें कृतवाच्य, और इसकी बात करें तो ये होता है कर्मवाच्य, ओके। इसमें जो सब्जेक्ट जो होता है वो हमारा सब्जेक्ट क्या रहेगा, हमारा वो एक्टिव रहेगा, यानी कि मेन रहेगा। इसमें जो सब्जेक्ट हैं वो क्या रहेगा, सब्जेक्ट इज एक्ट, यानी कि कार्य करेगा, ठीक है। और इसमें सब्जेक्ट जो रहेगा नॉन एक्ट रहेगा। सब्जेक्ट इज नॉन एक्ट, यानी कि बात करें अपन, इसमें एक्ट कौन रहेगा, ऑब्जेक्ट एक्ट रहेगा। ऑब्जेक्ट इज एक्ट, ओके। ये रहेगा सब्जेक्ट इज नॉट एक्ट, ऑब्जेक्ट इज एक्ट। तो अपन सीधा ही लिख देते हैं ऑब्जेक्ट इज एक्ट, ओके। ऑब्जेक्ट इज एक्ट, यानी कि इसमें सब्जेक्ट जो है कार्य करता है, इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो एक्टिव रहता है। इसमें एक्टिव रहेगा सब्जेक्ट और इसमें रहेगा ऑब्जेक्ट, यानी कि इसमें सब्जेक्ट जो है प्रधान रहेगा, मुख्य रहेगा, मेन रहेगा। इसमें ऑब्जेक्ट पे जोर ज़्यादा दिया जाएगा, मुख्य रहेगा, मेन रहेगा, प्रधान रहेगा, ठीक है। इसमें मेन वर्ब जो है वो यूज की जाएगी अकॉर्डिंग टू टेंस। मेन वर्ब यूजेज अकॉर्डिंग टू टेंस। अपन ने टेंस पढ़े थे, 12 टेंस की स्टडी की थी। तो जो भी 12 टेंस अपन ने पढ़े वो क्या है, दिस इज एक्टिव वॉइस, है ना। एक्टिव वॉइस में हमने सेंटेंस बनाए थे, यानी कि टेंस में जितने भी अपन ने सेंटेंस बनाए, पर टेंस के अंदर अपन ने 6 सेंटेंस बनाए, पर टेंस के अंदर 6 सेंटेंस बनाए। 12 टेंस के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो 72 सेंटेंस की अपन ने स्टडी की, यानी कि एक टेंस में 6 तो 12 में कितने हो गए, 72। यानी कि बात करें 12 टेंस की बात करें तो 12 टेंस में जितने भी टेंस बनाए, चाहे वो अफर्मेटिव था, नेगेटिव था, इंट्रोगेटिव था, वो था किसमें, एक्टिव वॉइस में था, यानी कि उसमें सब्जेक्ट प्रधान था। तो आपने देखा होगा कि टेंस का जो स्ट्रक्चर अपन ने बनाया अफर्मेटिव में, उसमें सब्जेक्ट पहले रहता था, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट। तो मैं यहाँ लिखूंगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे फॉर्मूला रहता है इस तरह से, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला रहता है इसमें। अफर्मेटिव की बात करें तो कहने का मतलब है मेन वर्ब यूजेज अकॉर्डिंग टू टेंस। यहाँ पे जो मेन वर्ब जो है वो टेंस के अकॉर्डिंग, अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो V1, पास्ट सिंपल टेंस है तो V2, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट है तो V3, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है तो V4। तो टेंस के अकॉर्डिंग जो है मेन वर्ब का यूज किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो है मेन वर्ब, हमेशा मेन वर्ब यूज इन थर्ड फॉर्म, ओके। टेंस के अकॉर्डिंग नहीं चलेगी, मेन वर्ब यूज इन थर्ड फॉर्म, यानी कि V3 का यूज होगा, यूज ऑफ V3। यानी यहाँ पे कोई भी
फॉर्म हो, उस सेंटेंस को अगर पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो यहाँ जो मेन वर्ब होगी वो किस में बदल जाएगी, V3 में बदल जाएगी। तो ये स्ट्रक्चर आपके सामने पड़ा है। ये स्ट्रक्चर अपन ने टेंस में स्टडी कर लिया था, लेकिन फिर भी यहाँ पे आ रहा है। तो मैंने कहा था कि पैसिव वॉइस जो है वो टेंस के अकॉर्डिंग है, टेंस के बेस पे। अगर जिसका टेंस क्लियर नहीं है तो उसको पहले टेंस पढ़ना जरूरी होगा। विदाउट टेंस पैसिव वॉइस पढ़ना उसके लिए एक बहुत ही हार्ड वर्क रहेगा। तो अगर जिसके टेंस क्लियर हैं तो वो पैसिव वॉइस को पढ़ने में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। बड़े आसान तरीके से वो पैसिव वॉइस जो है पढ़ लेगा, समझ लेगा, कर लेगा। ठीक है, तो जिसके टेंस समझ में आ चुके हैं वो पैसिव वॉइस के जो वीडियो में हैं बने रहें और इधर फोकस दीजिए, फोकस करिए। तो यहाँ जो है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट की बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, और सब्जेक्ट जो है इसमें क्या रहता है, एक्टिव रहता है। और जो एक्टिव रहता है वो क्या होता है, आगे रहता है, झंडा लेके आगे रहता है। एक रैली होती है तो रैली में जो एक्टिव पर्सन होगा तो क्या होगा, वो सबसे आगे होगा या सबसे पीछे। जो सबसे पीछे होगा वो एक्टिव नहीं होगा या फिर कम एक्टिव होगा। जो एक्टिव होगा सबसे आगे, वो क्या होगा, सबसे आगे होगा। तो यहाँ पे सेंटेंस में सबसे आगे क्या है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, ये एक्टिव है और ये एक्टिव वॉइस का ही जो है पूरा का पूरा सेंटेंस है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इसको क्या कह दिया, एक्टिव वॉइस, यानी कि सब्जेक्ट जो है हमारा वो एक्टिव है, इसलिए एक्टिव वॉइस कह दिया, है ना। अब है पैसिव वॉइस। पैसिव का मतलब होता है कर्म। तो कर्म क्या है, ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या होगा कि स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा कि ऑब्जेक्ट आएगा आगे की तरफ, सब्जेक्ट जाएगा पीछे की तरफ। तो देखिए यहाँ पे मैं कर देता हूँ, ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा। ओके, हेल्पिंग वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग बदलेगी। इसमें कुछ नियम है वो मैं बताऊंगा कि इसमें कौन सा टेंस किस टेंस में बदलेगा। टेंस संबंधी भी परिवर्तन होंगे, है ना। टेंस से रिलेटेड जो है चेंजेज होंगे वो रूल्स में आपको बताऊंगा। तो टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब बदलेगी, लेकिन हेल्पिंग वर्ब की जगह नहीं बदलेगी। हेल्पिंग वर्ब उसी जगह पर रहेगा, सेकंड नंबर पर है तो यहाँ पर भी सेकंड नंबर पे है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट मैंने लिखा है, लेकिन ब्रैकेट में लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट की सब्जेक्टिव केस, क्योंकि ऑब्जेक्ट पीछे से आगे आ रहा है। किसके स्थान पर आ रहा है, सब्जेक्ट के स्थान पर आ रहा है। तो सब्जेक्ट के स्थान पे आ रहा है तो यहाँ पे उसको सब्जेक्टिव केस में लिखना पड़ेगा, है ना। जैसे किसी लड़की की शादी होती है तो वो घर में बेटी होती है, लेकिन वो जैसे ही अपने ससुराल जाती है तो उसका रूप बदल जाता है एक वधू के रूप में। वहाँ फिर वो बेटी के रूप में नहीं होती है, वहाँ किसी की बहन के रूप में नहीं होती है। उसका जो है पोजीशन जो है उसकी चेंज हो जाती है, उसका रूप चेंज हो जाता है। तो जिस तरह से ये एक मान लीजिए एक बेटी है, उसकी शादी करके उसको ससुराल में लेके आ गए, तो इसकी जो है यहाँ पर वो बेटी थी और यहाँ पे वो क्या हो गई, पत्नी हो गई। किसी की पत्नी हो गई, किसी की भाभी हो गई, है ना। तो उसी हिसाब से जब अपन किसी देश काल परिस्थिति के अनुसार हम जगह चेंज करते हैं तो हमारा भी जो लेवल अप जो है वो चेंज होता है, हमारी पोस्ट चेंज होती है ना। हम छोटे बच्चे होते हैं तो उस समय हमको बच्चे कहते हैं, बाल्यावस्था में होते हैं। जब बड़े होते हैं तो हमें किशोर अवस्था में होते हैं, फिर बड़े होते हैं तो युवा अवस्था में होते हैं, युवा अवस्था के बाद बुढ़ापा आता है। तो ऐसी अवस्थाएं चेंज होती हैं, यानी कि हम एक लेवल आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं। तो ये भी यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट अपनी जगह का छोड़कर कहाँ आ रहा है, सब्जेक्ट के स्थान पर आ रहा है। तो सब्जेक्ट के स्थान पर आ रहा है तो उसकी क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट की सब्जेक्टिव केस। ऑब्लिक का मतलब होता है की, है ना। ऑब्जेक्ट की सब्जेक्टिव केस, इसके बारे में अपन डिटेल से बात करेंगे, आगे की बात करेंगे। लेकिन मैंने यहाँ पे कोष्टक में लिखा है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट आया कहाँ से, पीछे से आया है। यानी कि यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट कहाँ था, पीछे था। तो हमने इसका पैसिव वॉइस बनाया तो पीछे से ऑब्जेक्ट को उठा के कहाँ लेके आए, सब्जेक्ट के स्थान पे। सब्जेक्ट को अब अभी अपने साइड में कर दिया, उसको कहाँ लेके जाएंगे, इसके स्थान पे, यानी कि सब्जेक्ट इसके स्थान पे, यानी कि अदला बदली करेंगे। ऑब्जेक्ट को लेके आएंगे आगे और सब्जेक्ट को लेके जाएंगे पीछे। समझ में आई बात। तो ऑब्जेक्ट को मैं आगे लेके आया, लेकिन उसकी केस चेंज करेंगे। केस क्या है, कैसी बात क्या है, उसमें क्या टॉपिक आता है, तो उसकी स्टडी अपन आगे करेंगे। फिलहाल अभी ये मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट को हम आगे लेके आए और हेल्पिंग वर्ब की जगह नहीं चेंज करनी है। हेल्पिंग वर्ब वापस एज इट इज नीचे उतर जाएगी आंसर के रूप में, लेकिन इसमें चेंजेज होंगे टेंस के अकॉर्डिंग। अब मेन वर्ब की बात की, देखो ये पॉइंट जो है इस पे आप फोकस कीजिए। मेन वर्ब यूजेज अकॉर्डिंग टू टेंस, ठीक है। यहाँ पे टेंस के अकॉर्डिंग लगती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब यूज इन थर्ड फॉर्म, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है हमेशा। यहाँ पे कोई भी फॉर्म हो, फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म हो, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। और जब सब्जेक्ट जो है पीछे जाएगा तो उससे पहले बाय के साथ जाएगा, यानी कि बाय लगेगा। सब्जेक्ट से पहले क्या लगेगा, बाय लगेगा, है ना। तो सब्जेक्ट पीछे जा रहा है, कहाँ जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है, लेकिन इसको हम सब्जेक्ट नहीं बोलते हैं,
क्या बोलते हैं इसको, सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव केस। देखो यहाँ क्या हुआ, ऑब्जेक्ट की सब्जेक्टिव केस। जब ऑब्जेक्ट पीछे से आगे की तरफ आया, यानी कि पीछे से आगे की तरफ आया तो सब्जेक्ट के स्थान पे आया ना, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना है, इसलिए ऑब्जेक्ट की सब्जेक्टिव केस यानी सब्जेक्ट का रूप देना है। ठीक है, इसी तरह से सब्जेक्ट जब पीछे की तरफ जाएगा तो सब्जेक्ट की क्या हो गई, ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ तक आपको समझ में आया, हाँ या ना? ठीक है, तो आपको डेफिनेटली समझ में आ गया होगा कि क्या है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस एक सेंटेंस है। देखो अभी मैं सेंटेंस भी लिखूंगा, यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख दिया है। तो सेंटेंस है जिसको बोलने का एक तरीका बदला जाता है, सेंटेंस वही रहता है। तो सेंटेंस पे बात कर लेते हैं अपन। यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ मेरे पास स्पेस है। ठीक है, तो इसको दो भागों में बांट दिया। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस लिखता हूँ एक में कि राम ड्राइव्स कार, राम कार चलाता है। प्रेजेंट सिंपल का लिए हैं, राम ड्राइव्स कार। इसमें राम क्या है, सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट। ड्राइव्स क्या है, मेन वर्ब है। ओके, हेल्पिंग वर्ब तो डू डज का प्रयोग होता नहीं है, आपने सीखा होगा। और कार क्या है, ऑब्जेक्ट है। ओके, ये हो गया सब्जेक्ट, SUB। समझ में आ गया आपको? तो हमारे पास 3 कंटेंट है, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो इसमें देखो सेंटेंस जो है सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, सब्जेक्ट इज एक्ट। इसमें काम कौन कर रहा है, कार कौन चला रहा है, सब्जेक्ट। तो इसलिए मैंने कह दिया सब्जेक्ट इज एक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे काम कर रहा है। मेन वर्ब यूजेज अकॉर्डिंग टू टेंस, टेंस के अकॉर्डिंग मैंने क्या लगा दी, V5 लगा दी। ठीक है, यहाँ पे V5 लगी हुई है। और स्ट्रक्चर आपके सामने पड़ा है, सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे छुपी हुई है, डू डज का प्रयोग अफर्मेटिव में नहीं होता है इसलिए मैंने नहीं लिखा। ठीक है, मेन वर्ब यहाँ मैंने V5 लगा दिया, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। अब इसमें देखो इस नियम के अनुसार अपन काम करते हैं, तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट इज एक्ट, ऑब्जेक्ट काम करेगा, है ना, कि कार चलाई जाती है। देखो सेंटेंस हिंदी में पहले लिख रहा हूँ मैं, कार चलाई जाती है। इसमें मैंने सब्जेक्ट के बारे में बात ही नहीं की, राम का नाम ही नहीं लिखा, मैंने कहा कार चलाई जाती है, दरवाज़ा बंद किया जाता है ना, खाना बनाया जाता है। तो इसमें जो खाना बनाने का काम, दरवाज़ा बंद करने का काम जो कर रहा है उसके ऊपर तो मैं जोर ही नहीं दे रहा हूँ। मेरा जो है मेन उद्देश्य कि भी दरवाज़ा बंद हुआ कि नहीं हुआ, है ना, खाना बना कि नहीं बना, है ना, अब कौन बना रहा है ये मैटर नहीं कर रहा है। यानी कि सब्जेक्ट के ऊपर हम जोर नहीं दे रहे हैं, हम किस पे जोर दे रहे हैं कि जो हमारा कर्म है वो हुआ या नहीं हुआ, है ना। तो यहाँ पे देखो कार चलाई जाती है, कार चलाई जाती है, बस कार चल रही है, चल रही है, आपको कार से मतलब है, कार चल रही है, बैठिए, सवारी कीजिए, यात्रा कीजिए। कार कौन चला रहा है उससे आपको कोई लेना देना नहीं है ना। तो कार चलाई जाती है, अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूँ तो मैं यहाँ लिखूंगा कार चलाई जाती है राम के द्वारा, कार चलाई जाती है राम के द्वारा। ओके, कार चलाई जाती है राम के द्वारा। लेकिन अगर बात करें तो यहाँ पे सेंटेंस इतना ही है, ये हमने लिखा है समझाने के लिए, अगर नहीं भी लिखे हैं राम के द्वारा तो कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो कार चलाई जाती है, इसमें देखो ऑब्जेक्ट आगे आ गया, आया ऑब्जेक्ट। ओके, तो मैंने लिख दिया कार। ठीक है, अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पे जो डू डज छुपी हुई थी, तो डू डज को अपन इजर में बदलते हैं, वो नियम में बताऊंगा कि डू डज को इजर में क्यों बदला, है ना। तो कार सिंगुलर है इसलिए मैंने इज लगा दूंगा। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है, फिफ्थ फॉर्म आई है। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, जब पैसिव वॉइस बनाओगे तब आप क्या करोगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाओगे, है ना। तो ड्राइवन हो जाएगा, कार इज ड्राइवन। सेंटेंस देखा जाए तो यहाँ खत्म हो जाता है अपना, है ना। लेकिन ये कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट लिखो, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखो, ओके, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखो, और बाय के साथ जो भी सब्जेक्ट है हमारे पास, सब्जेक्ट क्या है, राम, तो राम को पीछे लेके जाओ, तो बाय राम। समझ में आया या नहीं आया, है ना। तो हाँ या ना में जवाब दो कि आपको समझ में आया या नहीं आया। बिल्कुल इजी है। देखो राम कार चलाता है या कार चलाई जाती है राम के द्वारा, राम के द्वारा कार चलाई जाती है, यानी कि सेंटेंस वही है, सेंटेंस में कोई बदलाव नहीं है, कोई सब्जेक्ट में चेंजेज नहीं हुआ है, ना ऑब्जेक्ट में चेंजेज हुआ है, ना ही टेंस में चेंजेज हुआ है। कार चलाई जाती है या कार चलाता है, इसमें भी ता है, इसमें भी ती है, टेंस वही है, टेंस वही है। लेकिन अब आप कहो कि सर यहाँ पे तो V5 है, यहाँ इज आ गया, तो ये क्या मामला है, ये पैसिव वॉइस का मामला है। इज के साथ अमूमन अपन टेंस में क्या करते हैं, इज के साथ अपन अमूमन लगाते हैं V4, है ना। राम इज ड्राइविंग अ कार, राम कार चला रहा है, इज के साथ क्या लगाते हैं, V4। लेकिन मैंने यहाँ V4 तो नहीं लगाया, है ना, मैंने यहाँ पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग क्या लगाया, V3 लगाया। क्या लगाया, V3 का
जो है फॉर्म मैंने लिखा है। तो कहने का मतलब ये है कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलना ये क्या है, एक जस्ट सेंस है कि हम किस तरीके से सेंटेंस को बोलना पसंद कर रहे हैं। तो अमूमन यहाँ पे बात ये कही जाती है, सुनने को मिलती है कि ये पैसिव वॉइस है एज अ ग्रामर टॉपिक है, क्योंकि इसमें ग्रामर से संबंधित जो हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशन लगते हैं। लेकिन ये ग्रामर टॉपिक होने के साथ साथ डेली रूटीन का भी टॉपिक है। अगर हम देखें तो डेली रूटीन के सेंटेंस बोलते हैं ना, बोलते कि नहीं बोलते हैं? देखिए सुनिए, मैं बोलता हूँ, है ना। दरवाज़ा खोल दिया गया। राजा एक अगर ऑर्डर देगा तो राजा ऑर्डर कैसे देगा? दरवाज़ा खोल दिया जाए, इसको सजा दी जाए, इसको फांसी पे लटका दिया जाए, इसको दूर हटा दिया जाए। अब दूर हटाने का काम कौन कर रहा है? फांसी पे लटकाने का काम कौन कर रहा है? दरवाजे को बंद करने का काम कौन कर रहा है? राजा को इस मैटर से कोई लेना देना नहीं है कि काम कौन करेगा। उसको तो ये लेना देना है कि उसका आदेश की पालना हो रही है या नहीं हो रही है ना। तो जब हम आदेश देते हैं या हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं तब हम सब्जेक्ट को दरकिनार करते हैं, इग्नोर करते हैं, सब्जेक्ट पे जोर नहीं देते हैं। तो जो उद्देश्य होता है, जो कर्म होता है, उस कर्म पे फोकस करते हैं कि दरवाज़ा खोल दिया गया, आप जा सकते हो। दरवाज़ा खुला है, दरवाज़ा खोल दिया गया, आप जा सकते हो। अब दरवाज़ा किसने खोला? मैंने खोला या किसी कर्मचारी ने खोला या फोर्थ कर्मचारी ने खोला, प्योन ने खोला, ये कोई मैटर नहीं करता है। आपको दरवाज़ा खुला चाहिए था, दरवाज़ा खोल दिया गया है, आप जा सकते हो। यानी कि दरवाज़ा खोलने की मांग की गई थी तो दरवाज़ा खोलने का आदेश मुझे दिया गया, लेकिन मैंने दरवाज़ा नहीं खोला है, दरवाज़ा खुल गया आपका, है ना। आप चाहते थे कि दरवाज़ा खोलें, है ना, और यहाँ पे मैं ही हूँ दरवाज़ा खोलने के लिए। तो आप चाहते थे, मुझसे काम करवाना चाहते थे, लेकिन मैंने काम नहीं किया, लेकिन आपका काम हो गया। मैंने काम नहीं किया लेकिन आपका काम हो गया, और मैंने काम नहीं किया, मैंने इनडायरेक्ट वे में किसी से काम करवा दिया, और किससे काम करवाया ये कोई मैटर नहीं करता है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो काम हो रहा है किसके द्वारा है ये मैटर नहीं करता है, काम हो रहा है या नहीं हो रहा है ये मैटर करता है। तो काम के ऊपर ज़्यादा फोकस देते हैं तो उसको बोलते हैं पैसिव वॉइस, जिसमें ऑब्जेक्ट प्रदान रहता है। क्या रहता है? ऑब्जेक्ट प्रदान रहता है कि हमारा कर्म हुआ या नहीं हुआ, यानी कि ऑब्जेक्ट एक्ट करता है कि दरवाज़ा खुल गया। हालांकि दरवाज़ा अपना आप नहीं खुलता है, दरवाजे के अपने कोई जो है हाथ पैर या उसमें जो है आत्मा नहीं होती है कि वो दरवाज़ा खुल जाएगा। हाँ, वो एक अलग बात है कि हवा से खुल जाएगा। लेकिन अगर दरवाजे के ऊपर कुंटी लगी हुई है, ताला लगा हुआ है, तो उसको कहा गया है कि दरवाज़ा खोलो, तो मैं कहूँगा कि हाँ दरवाज़ा खुल जाएगा। ठीक है, आप चलो तो सही, आप एक कदम आगे तो बढ़ो, दरवाज़ा खुल जाएगा, दरवाज़ा खोल दिया गया है ना। तो उस समय दरवाजे के ऊपर यानी कि डोर जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर जो है ज़्यादा फोकस किया जाता है, ज़्यादा जोर दिया जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट उस समय एक्ट कर रहा होता है। तो हम कभी कभी हमारे डेली रूटीन में अधिक से अधिक जो है पैसिव सेंटेंस बोलते हैं। और पैसिव सेंटेंस जो है आप राइटिंग स्किल में जब आप पैसिव सेंटेंस का यूज करोगे तो आपकी जो राइटिंग स्किल जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से जो है निखर कर आएगी, क्योंकि पैसिव वॉइस का यूज किया गया है। तो वो एक पैसिव वॉइस का जब यूज किया जाता है बोलचाल की भाषा में या रिटन की लैंग्वेज में अपन करते हैं पैसिव वॉइस का, तो वो एक जो है वो उसमें निखर आता है। तो ये पैसिव वॉइस केवल हमें टॉपिक एज और टॉपिक के लिए नहीं पढ़ना है, पैसिव वॉइस हमें डेली रूटीन के लिए और राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए हमें पढ़ना है। दो उद्देश्य हमारे कि हमारा खुद का एक टॉपिक है, 3 नंबर का टॉपिक है, 3 नंबर को कवर करना है, 3 नंबर के सवाल आते हैं पैसिव वॉइस के, 2 नंबर से 3 नंबर के सवाल आते हैं। तो हमें पैसिव वॉइस वहाँ से भी करना है, उसके लिए भी करना है, और पैसिव वॉइस हम जब क्वेश्चन के आंसर देते समय हमें वहाँ पे भी करना है, या फिर हमें राइटिंग स्किल में भी इसका यूज करने के लिए हमें इसको तैयार करना है। तो यहाँ पे आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी, इसका बेसिक जो है कंसेप्ट मैंने बताया कि पैसिव वॉइस वास्तव में है क्या। हमें एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होता है उसको पैसिव वॉइस में बदलना होता है, और ये जो प्रोसेस होता है इस प्रोसेस में ज़्यादा चेंजेस कुछ नहीं है। चेंजेस जो है सब्जेक्ट को पीछे लेकर रखना है, पीछे ले जाके पटकना है, ऑब्जेक्ट को उठा के आगे लाके पटकना है ना, और वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी है। ये 3 काम करना है। पहला, सब्जेक्ट को पीछे ले जाके पटको बाई के साथ, देखो बाई के साथ पटका मैंने, है ना, और ऑब्जेक्ट को आगे से पीछे से आगे की तरफ लाके पटको, पीछे से आगे की तरफ, सबसे आगे की तरफ लाके पटको सब्जेक्ट के स्थान पे इस जगह पर। दूसरा काम। तीसरा काम है कि जब पैसिव वॉइस बनाओ तो हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, चाहे यहाँ एक्टिव वॉइस में कोई भी फॉर्म हो, चाहे V1 हो, चाहे V2 हो, चाहे V3 हो, चाहे V4 हो, चाहे V5 हो, कोई भी फॉर्म हो टेंस के अकॉर्डिंग, कोई भी फॉर्म हो टेंस के अकॉर्डिंग, तो आपको केवल और केवल पैसिव वॉइस बनाते समय V3 लगाना है। तो मैंने स्ट्रक्चर आपको बता दिया है, ऑब्जेक्ट को आगे लाके रखना है, सब्जेक्ट को पीछे ले जाके रखना है, लेकिन सब्जेक्ट को पीछे ले जाने से पहले क्या करना है, बाय जरूर लगाना है ना। आपको बाय जरूर लगाना है सब्जेक्ट से पहले। अगर आप सब्जेक्ट को शो करते हो और सब्जेक्ट को शो नहीं करते हो तो बाय लगाने की
आवश्यकता ही नहीं है। जब सब्जेक्ट नहीं लिखोगे, अगर जैसे मैंने मान लो यहाँ सब्जेक्ट नहीं लिखा तो बाय भी नहीं आएगा। बाय आ रहा है सब्जेक्ट के लिए, राम के द्वारा। अगर हमें सब्जेक्ट नहीं लिखूंगे, भाई कार चलाई जाती है ना, कार चलाई जाती है, कार रोजाना चलाई जाती है, कार को रोजाना जो है एक बार ड्राइव किया जाता है, डोंट वरी, है ना। कार रोजाना सड़क पर चलती है, उसको मेंटेन रखने के लिए एक बार रोजाना घर से कुछ 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर उसको चलाया जाता है। उसको मेंटेन करने के लिए, मेंटेन रखने के लिए, उसका कार मेंटेनेंस रखने के लिए कार को रोजाना चलाया जाता है। अब कौन चला रहा है ये मैटर नहीं करता है, कोई भी चला रहा है, कार जरूर चला रहा है ना। तो ये जो चीज़ है, यहाँ सब्जेक्ट अगर शो नहीं करोगे तो बाय का प्रयोग नहीं करोगे। अगर सब्जेक्ट आगे से पीछे लेके जाओगे और उसको शो करना है तो आपको बाय लगाना ही पड़ेगा, बाय राम। अब मैंने यहाँ पे देखो एक चीज़ बताई है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना, है ना। तो इससे संबंधित नियम के बारे में अपन बात करेंगे। उससे पहले, उसके बाद अपन बात करेंगे, उससे पहले नहीं, इसके बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कैसे चेंज करना है, उसके बाद अपन टेंस संबंधी नियम की बारे में बात करेंगे। तो आप ये बेसिक कंसेप्ट जो हैं आप अपने नोट्स में उतार लीजिए, ठीक है। इस वीडियो को यहीं पॉज कर लीजिए, पॉज करके फिर आप बेसिक कंसेप्ट में चलिए। तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको टेंस रिलेटेड चेंजेज बताऊंगा, रूल्स बताऊंगा कि टेंस को, है ना, यहाँ पे कोई भी टेंस आ सकता है, यानी कि 12 में से 8 टेंस के पैसिव वॉइस बनते हैं, 4 टेंस के पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं। तो 8 टेंस को कैसे चेंज करना है, जैसे कि मैंने डू डज को इजरम में चेंज किया। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि डू डज को इजरम में चेंज कैसे किया सर आपने, तो इसका रूल्स है, अपना एक रूल्स है। तो डू डज को इजरम में कैसे चेंज किया, तो 8 टेंस के पैसिव वॉइस बनते हैं, तो 8 टेंस से जो है पैसिव वॉइस मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कैसे बदलना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कैसे बदलना। यहाँ पे तो ये नाउन था, तो नाउन का चेंजेस नहीं होता, राम का राम ही रहेगा, कार का कार ही रहेगा। लेकिन प्रोनाउन आ जाए तो ही को हिम में बदलना, सी को हर में बदलना, दे को दे में बदलना, ये कब कैसे बदलना, है ना, और कहाँ किस तरह से बदलना, ये सारी चीज़ें जो है मैं सारे कंसेप्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तब तक के लिए अलविदा, ओके, बाय बाय, टेक केयर। देखते रहिए गुरुज आश्रम वीडियो ऑनलाइन स्टडी एप्लीकेशन।